आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। हमारा जो टॉपिक चल रहा था आरबीसी हिंदी मीडियम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 जेनेटिक्स। आज उसमें हम पढ़ेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जेनेटिक्स में क्या खोज की थी उसके बारे में आज है वो हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक है वो कहा जाता है। आनुवांशिकी का जनक है वो कहा जाता है किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। और आधुनिक आनुवांशिकी का जनक है वो कहा जाता है विलियम वेटसन को कहा जाता है। अब सबसे पहले हम ग्रेगर जॉन मेंडल है उसके जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म है वो 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेंजनडोर्फ प्रांत के सिलिसियन ग्राम में हुआ था। सन 1842 में दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त करने के बाद सन 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर की चर्च में एक पादरी बने और वहीं पर उन्होंने उद्यान मटर पर 7 वर्ष तक संकरण के प्रयोग है वो मटर के पादप पर किए थे। यानी जो ग्रेगर जॉन मेंडल था उसने जो प्रयोग किए थे वो किए थे उद्यान मटर यानी गार्डन मटर पर अपने संकरण के प्रयोग है वो किए थे। उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। ये उद्यान मटर का क्या है? वनस्पति के नाम है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इन प्रयोगों के निष्कर्षों को 1865 ईस्वी में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष से शोध पत्र के रूप में प्रकाशित किया और 1866 ईस्वी में इन प्रयोगों को सोसाइटी की वार्षिकी में पादप संकरण के प्रयोग का प्रकाशित किया था 1866 में। पादप संकरण के प्रयोग नामक शीर्षक से प्रकाशित किया। मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर किए गए इन प्रयोगों के आधार पर आनुवंशिकता के नियमों की खोज है वो की गई जिन्हें मेंडलवाद भी कहते हैं। 6 जनवरी 1884 को एक अनजान पादरी के रूप में ग्रेगर जॉन मेंडल की क्या हो गई? डेथ हो गई। यानी ग्रेगर जॉन मेंडल ने उद्यान मटर पर अपने प्रयोग किए थे लेकिन उस समय वैज्ञानिक इनके प्रयोगों को नहीं समझ पाए और इनको ख्याति है वो प्राप्त नहीं हुई थी। अब हम बात करते हैं मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के क्या कारण थे? सबसे पहले हम पहला पॉइंट लेते हैं। मेंडल की सफलता के कारणों में पहला पॉइंट था मेंडल ने एक समय एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। पॉइंट नंबर 2 आता है। दूसरा पॉइंट आता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए पादप का चुनाव भी सावधानी पूर्वक किया और मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के सभी आंकड़ों को सावधानी पूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण है वो किया था। इसलिए मेंडल के प्रयोगों को क्या प्राप्त हुई थी? सफलता है वो प्राप्त हुई थी। अब हम इसके बाद में बात करते हैं कि मेंडल के द्वारा पादप का चयन यानी मटर का पादप ही मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन क्यों किया था? इसका पहला जो रीजन था कि मटर का जो पादप है वो 1 वर्षीय शाक है। यानी शाक का मतलब छोटा पौधा होता है। 1 वर्ष में मटर के पादप की कई पीढ़ियों का अध्ययन है वो किया जा सकता है। दूसरा जो कारण था इसके पुष्प है वो द्विलिंगी और बड़े होते हैं। द्विलिंगी का मतलब है नर जन्नांग और मादा जन्नांग है वो एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। इसलिए द्विलिंगी पुष्प है
इसलिए सपरागण और परपरागण दोनों क्रियाएं हैं वो आसानी से हो सकती है। और इसके बाद में आता है विपुसन। विपुसन, विपुसन का मतलब क्या होता है? मटर का जो पादप है वो द्विलिंगी है। द्विलिंगी का मतलब है नर जननांग और मादा जननांग है वो एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। इसमें क्या करते हैं, पादप की कलिका अवस्था में जो नर जननांग है पुंकेसर, उसको चिमटी की सहायता से हटा दिया जाता है और पादप का जो उपयोग है वो मादा जनक के रूप में किया जाता है, जिसे क्रिया को हम कहते हैं विपुसन कहते हैं। फिर आता है मटर का जो पादप है उसमें विप्रियासी लक्षण है वो अधिक पाए जाते हैं। विप्रियासी लक्षण है वो अधिक पाए जाते हैं, इसलिए उसने क्या किया था, मटर के पादप का है वो चयन किया था। इन कारणों से जो मटर के पादप का चयन है वो मेंडल के द्वारा किया गया था। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जिन 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षणों का चयन किया वो लक्षण कौन कौन से थे। अब इनको हम क्रम से पढ़ेंगे। 1 नंबर 3, 4, 5, 6 और 7। सबसे पहला जो लक्षण आता है वो आता है तने। तने की लंबाई, तने की लंबाई पहला लक्षण। प्रत्येक के 2 लक्षण होंगे, प्रभावी और अप्रभावी। तो मैं यहां लिख देता हूं प्रभावी लक्षण और यहां लिख देता हूं अप्रभावी लक्षण। पहले हम लक्षण लिखेंगे साथ। दूसरा है पुष्प, पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति। तीसरा है परिपक्व फली की आकृति, परिपक्व फली की आकृति, परिपक्व फली की आकृति। फिर चौथा आता है अपरिपक्व, अपरिपक्व फली का रंग। ये हो गए 4 लक्षण। 5वां आता है पुष्प का रंग, पुष्प का रंग। छठा आता है बीज की आकृति, बीज की आकृति। और लास्ट आता है बीज का रंग, बीज का रंग। ये 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षण है वो लिए थे। अब इन लक्षणों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो लक्षण आता है वो है तने की लंबाई। तने की जो लंबाई है इसका जो प्रभावी लक्षण है वो होता है लंबे पौधे, लंबे पौधे प्रभावी लक्षण। अप्रभावी होता है बौने पौधे, बौने पौधे। ये हो गया तने की लंबाई। दूसरा आता है पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति का प्रभावी लक्षण होता है कक्षीय और अप्रभावी लक्षण होता है अग्रस्त। क्या होता है? अग्रस्त। फिर आता है तीसरा परिपक्व फली की आकृति, फूली हुई। प्रभावी तो है फूली हुई और अप्रभावी जो लक्षण होता है वो होता है संकीर्णत। क्या होता है? संकीर्णत। फिर आता है अपरिपक्व फली का रंग, या होगा हरा और अप्रभावी है वो होगा पीला। कैसा होगा? पीला। पुष्प का रंग, पुष्प का रंग आएगा बैंगनी, बैंगनी है प्रभावी और सफेद होता है अप्रभावी रंग। फिर आता है बीज की आकृति। बीज की आकृति है वो प्रभावी लक्षण है गोल और अप्रभावी लक्षण होता है झुर्रीदार। लास्ट आता है बीज का रंग, बीज का रंग पीला और अप्रभावी होता है हरा रंग। यानी इनमें से जो F1PD में अपने लक्षण को प्रकट करेगा उसे तो प्रभावी कहते हैं, जो F1PD में अपने लक्षण को प्रकट नहीं करेगा उसे कहा जाता है अप्रभावी लक्षण है वो कहा जाता है। तो ये 7 जोड़ी लक्षण हैं जो मेंडल ने विप्रियासी 7 जोड़ी लक्षण चुने। इनके प्रभावी और अप्रभावी लक्षण है वो निम्न प्रकार से होते हैं और इन पे मेंडल ने एक संकरण और द्विसंकरण के जो प्रयोग है वो किए थे। अब हम इसके बाद में आगे चर्चा करेंगे कि मेंडलवाद की पुनर्खोज। मेंडलवाद की पुनर्खोज, मेंडलवाद की पुनर्खोज का मतलब क्या है? मेंडल की 6 जनवरी 1884 को एक अनजान पादरी के रूप में क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी।
उस समय तक मेंडल को कोई नहीं जानता था कि मेंडल ने किस पादप पर अपने प्रयोग किए थे, क्योंकि मेंडल है उस समय उसको सफलता नहीं मिली थी। सफलता नहीं मिलने का जो रीजन था, क्योंकि मेंडल है वो समय से आगे थे। उस समय के जो लोग हैं ना, वो मेंडल के प्रयोगों को समझ ही नहीं पाए। और उस समय डार्विन की एक पुस्तक थी, जातियों की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसके प्रचलन के कारण से इनके नियमों की ओर ध्यान है वो किसी का भी नहीं गया, और इनके नियम है वो प्रचलन में नहीं आ सके थे। उसके बाद में लगभग 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक, अलग अलग देशों के वैज्ञानिक थे जिन्होंने यही प्रयोग किए और उन्हीं निष्कर्षों पर पहुंचे जिन पर मेंडल है वो पहले ही पहुंचे चुका था। यानी 1865 ईस्वी में मेंडल है वो पहले ही पहुंचे चुका था। ये 3 वैज्ञानिक थे, हॉलैंड के हुगो डी वरीज, जर्मनी के कॉलकोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वान शेरमेक। इन 3 वैज्ञानिकों ने क्या किया था, मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की थी। इन 3 वैज्ञानिकों को कहा जाता है मेंडलवाद के पुनर्खोजकर्ता। दोबारा नाम बता रहा हूँ, हॉलैंड के हुगो डी वरीज, जर्मनी के कॉलकोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वान शेरमेक। इन 3 वैज्ञानिकों के कारण मेंडल के नियम है वो पुनः के आए थे, प्रचलन में आए थे, और जिनका हम वर्तमान में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल जो था वो एक सामान्य परिवार से था। ये एक चर्च के अंदर पादरी का काम करते थे। वहीं पर उन्होंने क्या किया था, उद्यान मटर के पादपों को उगाना प्रारंभ किया था और वहीं पर अपने प्रयोग है वो किए थे। और इनकी सफलता मिलने का जो मुख्य रीजन था वो यही था कि इन्होंने एक समय एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। इसलिए इनके नियम हैं वो इनकी मृत्यु के बाद में है वो प्रचलन में आए थे। इनके नियमों के बारे में, आनुवांशिक शब्दावली के बारे में हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उस वीडियो के अंदर हमें चर्चा करेंगे। तो YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक है वो सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। ओके।